हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी माई वे में। हमारा आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान में बाहरी एवं आंतरिक दोनों स्रोतों का प्रयोग किया गया है। बाहरी स्रोत की बात करें तो जो विभिन्न देशों के संविधान के जो प्रावधान लिए गए हैं उसे हम बाहरी स्रोत कहते हैं। और आंतरिक स्रोत की बात करें तो ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश द्वारा जो भारत में समय समय पे अधिनियम लाए जाते थे, उस अधिनियम के पॉइंट भी संविधान में लिए गए हैं। और एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के सबसे ज़्यादा स्रोत कहाँ से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। इस भारत शासन अधिनियम 1935 से 395 में से लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस भारत शासन अधिनियम 1935 से कितना बड़ा हिस्सा लिया गया है हमारे संविधान में। हालांकि ये नहीं पूछा जाता है कि क्या क्या लिया गया है, बस इतना पूछा जाता है कि संविधान के सबसे ज़्यादा स्रोत कहाँ से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 जो कि ब्रिटिश द्वारा ही भारत में लाया गया था। तो आप इससे एक पॉइंट याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा स्रोत अगर कहीं से लिए गए हैं तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। अब बात करते हैं उन विभिन्न देशों की जहाँ से प्रावधान लिए गए हैं, जहाँ के पॉइंट लिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका आप जानते ही हैं, सुपर पावर कंट्री। तो अमेरिका से आपको याद रखना है कि अमेरिका से सर्वोच्च पॉइंट लिए गए हैं। आइए देखते हैं। पहला है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय जनता को प्राप्त एक सर्वोच्च अधिकार है। मौलिक अधिकार जो कि संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है। और मौलिक अधिकार के तहत ही हम भारतीयों को समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक अधिकार, इस प्रकार से कुल 6 अधिकार हम भारतीयों को प्राप्त हैं। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था। न्यायालय में सबसे सर्वोच्च कौन सा न्यायालय? तो वो सर्वोच्च न्यायालय। तो इस सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो अमेरिका से लिया गया है। फिर है न्यायिक पुनर्विलोकन। ये न्यायिक पुनर्विलोकन जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की एक शक्ति है जो कि आर्टिकल 137 के तहत उसे प्राप्त है कि अगर संसद द्वारा कोई ऐसा विधि बनाया जाता है जो संविधान का उल्लंघन करता दिखाई देता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि उस विधि की जांच कर सके और उस विधि में सुधार हेतु सरकार को आदेश दे सके। तो न्यायिक पुनर्विलोकन समझ गए होंगे कि क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय की एक शक्ति है। और इस न्यायिक पुनर्विलोकन को कहाँ से लिया गया है? तो वो भी अमेरिका से लिया गया है। अब बात करते हैं संविधान की सर्वोच्चता। हमारे भारत में सबसे सर्वोच्च क्या है? तो वो हमारा संविधान है, जिसका पालन करने के लिए हम जनता भी बाध्य हैं और सरकार भी बाध्य है। और इस संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? तो हम भारत की जनता से। हम भारत की जनता से ही इस संविधान को शक्ति मिलती है। तो इस संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान भी अमेरिका से लिया गया है। फिर है निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान। अब कार्यपालिका में सबसे सर्वोच्च अगर कोई होते हैं तो वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो प्रावधान है, निर्वाचित राष्ट्रपति का जो प्रावधान है, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपको पता भी होगा कि राष्ट्रपति का जो पद है वो अनुच्छेद 52 के तहत आता है। तो निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति को हटाने हेतु उन पे महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है, उन पे महाभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। तो इस महाभियोग की प्रक्रिया को भी कहाँ से लिया गया है? तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है आपको समझ में आ गया होगा। मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान और महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है ब्रिटेन। ब्रिटेन से याद रखना और भी आसान है। ब्रिटेन से आपको संसदीय व्यवस्था याद रखनी है। संसदीय व्यवस्था यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्य स्तर पे देखें तो विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद। क्योंकि भारत में 200 साल तक ब्रिटेन का ही शासन था और ब्रिटेन द्वारा ही भारत में
विधानसभा एवं विधान परिषद का गठन किया गया था। इस वजह से भारत की जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन के संविधान से ही ग्रहण कर लिया गया। अब संसद में होता क्या है तो हम जानते हैं कि संसद में सरकार बनाई जाती है, उस सरकार में मंत्रिमंडल की व्यवस्था की जाती है, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, रेल मंत्री इत्यादि। तो इस मंत्रिमंडल की व्यवस्था को भी कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल की व्यवस्था, फिर हम जानते हैं कि संसद में ही विधि का निर्माण होता है। जो विधि पास होने के बाद अधिनियम या फिर कानून में बदल जाता है और पूरे देश में उसे लागू किया जाता है, जिसे हम विधि का शासन कहते हैं। तो इस विधि के शासन की व्यवस्था भी कहाँ से ली गई है तो वो ब्रिटेन से ली गई है। इस तरह से संसद को एक विशेष अधिकार प्राप्त है और ये विशेष अधिकार आर्टिकल 105 के तहत संसद को प्राप्त है। तो संसदीय विशेषाधिकार भी कहाँ से लिया गया है तो वो ब्रिटेन से लिया गया है। तो ब्रिटेन से समझ में आ गया होगा संसदीय व्यवस्था, फिर से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, विधि का शासन और आर्टिकल 105 के तहत संसदीय विशेषाधिकार। अब आगे देखते हैं कनाडा। कनाडा से आपको याद रखना है संघीय व्यवस्था, माफ कीजिएगा, संघीय व्यवस्था। कनाडा से आपको संघीय व्यवस्था याद रखनी है। संघीय व्यवस्था यानी कि भारत राज्यों का संघ है और संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भी किया गया है और जो अपशिष्ट शक्तियां हैं वो संघ के पास है। बस ये 3 पॉइंट आपको कनाडा से याद रखना है। तो कनाडा से क्या हो गया, संघीय व्यवस्था यानी कि भारत राज्यों का संघ है, शक्तियों का विभाजन, संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। फिर से अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, जो अपशिष्ट शक्तियां हैं यानी कि जो ज़्यादा शक्तियां हैं वो केंद्र के पास ही है। ठीक है। फिर है आयरलैंड। आयरलैंड से आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, डीपीएसपी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये नीति निर्देशक तत्व जो संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है, तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है तो आयरलैंड से लिया गया है। दूसरा है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। मनोनयन और निर्वाचित में बहुत फर्क होता है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। मनोनयन, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। तो ये मनोनयन का प्रावधान जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है, पहला है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दूसरा है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा, जो 12 सदस्य चुने जाते हैं, कला से, विज्ञान क्षेत्र से एवं अन्य कई क्षेत्रों से जो चुने जाते हैं, तो इसका प्रावधान भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से आपको 1 पॉइंट याद रखना है, संविधान संशोधन। हमारे देश में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है और इस संविधान संशोधन को कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, तो वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। ठीक है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं एग्जाम में। पहला है समवर्ती सूची। अनुसूची 7 में 3 प्रकार के सूचियों का वर्णन किया गया है। संघ सूची, जिसपे कि संघ कानून बनाती है, राज्य सूची जिसपे कि राज्य कानून बनाते हैं, और समवर्ती सूची जिसपे कि राज्य एवं संघ दोनों कानून बनाते हैं। तो संघ सूची एवं राज्य सूची पहले से हमारे इस भारत शासन अधिनियम 1935 में थे, पर समवर्ती सूची नहीं था। बाद में जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो इस समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। मैंने बताया भी था संविधान के निर्माण के समय 60 देशों का संविधान पढ़ा गया था और उनमें से जो महत्वपूर्ण थे, जो अच्छे थे, तो उन्हें हमारे भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। तो समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। दूसरा है संयुक्त अधिवेशन।
इस संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन आप जानते हैं अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। अगर लंबे समय तक कोई बिल फंसा है या फिर बिल पास नहीं हो रहा है तो उस पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और ये संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से आप 2 पॉइंट याद रखेंगे, समवर्ती सूची एवं संयुक्त अधिवेशन। उसके बाद है जर्मनी। जर्मनी का नाम हम जैसे ही सुनते हैं हमारे दिमाग में हिटलर का ख्याल आता है। हिटलर जो कि द्वितीय विश्व युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है, और इस द्वितीय विश्व युद्ध के कारण काफ़ी देशों में आपातकाल की स्थिति प्रकट हो गई थी। तो इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं ये जो आपातकाल का प्रावधान है वो जर्मनी से लिया गया है। और आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा हमारे मौलिक अधिकार को समाप्त किया जा सकता है, इसका प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। ये जो 360 के तहत वित्तीय आपातकाल है, ये प्रावधान जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर सीधा सा पूछा जाए कि आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है तो आप जर्मनी ही टिक करेंगे। लेकिन आपसे 360 का वित्तीय आपातकाल पूछा जाए तब आप अमेरिका टिक कर सकते हैं। तो जर्मनी से क्या लिया, आपातकाल का प्रावधान, और आपातकाल के समय मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति द्वारा समाप्त किया जा सकता है, उसका प्रावधान। अगला है फ्रांस। फ्रांस की क्रांति के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। फ्रांस की क्रांति में 3 शब्द काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे, यानी कि 3 शब्द का काफ़ी प्रयोग किया गया था, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व। तो इस समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व, इस 3 शब्द को हमारे संविधान में फ्रांस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। एक और शब्द आता है गणतंत्र, इसे भी फ्रांस से ही लिया गया है। गणतंत्र का मतलब ये है कि सरकार वंशानुगत रूप से नहीं चलेगी। वंशानुगत रूप का मतलब है कि अगर इसको हम क्या आसान भाषा में समझे तो राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो चुनाव में विजयी होगा, जो जनता द्वारा चुना जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के बेटे को प्रधानमंत्री बना दिया जाए या फिर राष्ट्रपति के बेटे को राष्ट्रपति बना दिया जाए। तो वही गणतंत्र का यही मतलब है कि सरकार वंशानुगत रूप से नहीं चलेगी। तो फ्रांस से आप ये 4 वर्ड याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, जो कि फ्रांस की क्रांति में काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। और एक है गणतंत्र। गणतंत्र यानी कि सरकार वंशानुगत रूप से नहीं चलेगी, जनता के द्वारा चुना जाएगा। फिर है एक लास्ट आप याद रखेंगे, रूस। ये सबसे अलग इसीलिए लिखा गया है क्योंकि ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और इसे किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस। और ये पॉइंट क्या है, तो मौलिक कर्तव्य। इस मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। शुरुआत में इसकी संख्या कितनी थी, तो 10 थी। कुल 10 हमारे मौलिक कर्तव्य रखे गए थे शुरुआत में। और 2002 में एक और संशोधन किया जाता है, 86वां संविधान संशोधन। उसके तहत एक संख्या बढ़ाई जाती है और वर्तमान में हमारे मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो वो 11 है। ठीक है, तो रूस से आप समझ गए होंगे। एक पॉइंट याद रखना है, मौलिक कर्तव्य। अब बात करते हैं कि कभी कभी इस संविधान की काफ़ी आलोचना की गई है। इसे उधार का संविधान कहा गया है, या फिर कहा गया है कि विभिन्न देशों से लेकर इसका नकल किया गया है, हूबहू पॉइंट लिख दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है। हालांकि इसे लिया जरूर गया है विभिन्न देशों से, पर उस पॉइंट में भारतीय व्यवस्था के अनुसार कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ सुधार किए गए हैं, तब जाके इसे हमारे संविधान में मेंशन किया गया है। तो यदि आप मेंस लिखते हैं
तो आपको इस बात का खंडन करना है कि इसे हूबहू नकल करके नहीं लिया गया है, बल्कि भारतीय व्यवस्था के अनुसार इसमें सुधार किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं, तब इसे हमारे संविधान में मेंशन किए गए हैं। 2 3 पॉइंट और जो मैं बता दे रहा हूँ। बात करें अमेरिका के संविधान की, तो ये सबसे पुराना, विश्व में सबसे पुराना लिखित संविधान अगर किसी देश का है तो वो अमेरिका का है। लेकिन विश्व में अगर सबसे पुराना संविधान पूछा जाए तो वो ब्रिटेन का है। लेकिन ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित नहीं है, अलिखित है। ब्रिटेन का संविधान परंपराओं यानी कि रीति रिवाजों पे आधारित है, उसका संविधान लिखा नहीं गया है। तो सबसे पुराना, विश्व में सबसे पुराना संविधान किस देश का, तो वो ब्रिटेन का। लेकिन विश्व में सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का, तो वो अमेरिका का। और यही बात की जाए कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो वो हमारे भारत देश का है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे अच्छे से। कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जल्द ही इंस्टाग्राम के लिंक आपको चैनल में शेयर कर दूंगा, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, और कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इसे हमने अच्छे से देखा, अच्छे से समझा। इस तरह से आप अच्छे से समझ कर इसे पढ़ेंगे तो पॉइंट हमें जल्दी याद हो सकते हैं और लंबे समय तक याद रह सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट ज़्यादा तेज है या फिर कमज़ोर है। आप कोई कमज़ोर नहीं है, बस आपको एक सही गाइडलाइन की ज़रूरत है, सही दिशा की ज़रूरत है। फिर आप देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं कमेंट ज़रूर करें, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।